हरिओम बालक भगवानों, हरिओम। प्रीपोजिशन का सेशन है। अब बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, ध्यान दो, एट एंड इन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन के रूप में। प्लेस मीन्स स्थान, जानते हो, पोजीशन का अर्थ भी वही होता है। अब बगल में लिख रखा है एट, इन एंड ऑन, टाइम को लेकर। तो एट और इन, इसमें इन दोनों में दो चीज तो कॉमन है ना, एट और इन। यहाँ भी है एट और इन, यहाँ भी है। तो इसका मतलब एट और इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दोनों ही अर्थों में प्रयोग होगा। इसमें पता नहीं कैसे आप लोग फंस जाते हैं, तो बड़ा इजी चीज है। खैर, पहले इसको लेते हैं। अब इसको लेते हैं, टाइम को लेकर देखते हैं। तो टाइम को लेकर जब देखेंगे बालक भगवानों, तो अब यहां देखो दो तरह के टाइम होते हैं। एक वो शॉर्टेस्ट यानी छोटा, और एक वो आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट, बड़ा। चूंकि इसको सुपरलेटिव डिग्री में लिखा तो यहाँ भी EST जोड़ा, यानी छोटी अवधि का एक समय होता है और एक बड़ी अवधि का। आप ऐसे समझ लो, एक टाइम होता है जो छोटी अवधि का होता है और एक होता है बड़ी अवधि का। तो अब देखते हैं, दिन और रात 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। इसमें लेकर जो कंफ्यूजन आप में रहता है कि इन का यूज करे कि और एट का यूज करे, तो अब देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको कहना है 8 बजे, क्या कहना है, 8 बजे। तो जैसे ही आप कहोगे 8 बजे, तो कहने के तुरंत बाद वह 8:05 हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। तो 8 बजे का जो टाइम है, यह शॉर्ट पीरियड हुआ कि लॉन्ग पीरियड हुआ? शॉर्ट पीरियड हुआ ना। आप कहते हो भोर में, आप कहते हो संध्या काल में, यानी गोधूली का जो समय होता है, आप कहते हो दोपहर में, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा डिसाइड करते हैं कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें, क्योंकि चुनना दो ही है, इन और एट। तो दोपहर में यहां मैं लिख रहा हूं क्या कहते हैं, शाम में, सुबह में, यहां लिखा दोपहर के बाद में। दोपहर के बाद में। तो अब डिसाइड करते हैं कि किसका यूज करें। टाइम आपके सामने है। अब देखो शाम में, तो शाम का जो अवधि होता है वो जनरली 5 बजे से शुरू हो जाता है ना, और लगभग चलता है 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक चलता है। वह शॉर्ट पीरियड नहीं हुआ, लॉन्ग पीरियड। तो यहां सुने होंगे आप लोग क्या लिखते हैं, इन द इवनिंग। सुबह में एडजस्ट कर लीजिए ना, एडजस्ट करिए। सुबह में, तो सुबह हुआ जैसे ही क्या कहते हैं, सूरज महाराज निकले, उसके बाद से 10 बजे तक अंग्रेजों का बनाया हुआ टाइम है, तो 12 बजे के पहले तक सुबह ही माना जाता है। तो शॉर्ट पीरियड हुआ कि लॉन्ग पीरियड हुआ? लॉन्ग पीरियड हुआ। इसलिए सुबह में का अंग्रेजी आप सुनते होंगे इन द मॉर्निंग। अब यहां देखिए दोपहर में, यहां मैं लिख रहा हूं दोपहर के बाद में। तो
तो दोपहर में, यानी दोपहर कब होता है बोलिए? 12 बजे एक्यूरेट, दिन का जो 12 बजे का टाइम होता है वह क्या हो जाता है? दोपहर का टाइम माना जाता है। तो वह शॉर्ट पीरियड है। सुने होंगे आप लोग, क्या कहते हैं लोग? एट नून। अब आइए दोपहर के बाद में, यानी 12:05 हो गया, तो आफ्टर नून हो गया। आफ्टर मीन्स के बाद, नून मीन्स दोपहर, यानी दोपहर के बाद की अवधि। गॉट इट? तो यह लंबा चलता है, 5 बजे के आसपास तक चलता है, जब तक शाम शुरू नहीं हो। तो इसलिए यहां हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी? इन द आफ्टरनून। यहां क्या हो गया? एट नून। अब आइए भोर में, तो भोर का एक शॉर्ट पीरियड होता है, जब ना दिन होता है ना रात होता है। ये तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे समझ जाएंगे लगभग कि भोर क्या होता है। संध्या काल, गोधूली का एक समय होता है, जो ना 24 घंटे में 2 टाइम ऐसा होता है जो ना दिन है ना रात है। एक भोर का समय और एक गदबेर हमारे यहाँ कहते हैं। आप उसको गोधूली का बेला समझ सकते हैं या संध्या काल समझ सकते हैं। तो यह शॉर्ट पे, या भोर में या गदबेर में या संध्या काल में शॉर्ट पीरियड है। क्या होगा? एट डाउन। 8 बजे, जैसे ही आप 8 बजे कहने के बाद ही सेकंड आपका बढ़ गया ना, 5 सेकंड 10 सेकंड बढ़ गया, मिनटों में बदल जाएगा। तो 8 बजे क्या कहिएगा? एट 8 o'clock। 10 बजे एट 10 o'clock। 7 बजे एट क्या कहते हैं? 7 o'clock वगैरह वगैरह। अब यहां थोड़ा सा और निकाल लीजिए। आधी रात में क्या कहिएगा? एट मिडनाइट। डे ब्रेक में एट डे ब्रेक। रात में जनरली कहते हैं, तो रात में लेकर कंफ्यूजन है। रात में का अंग्रेजी, यदि आप अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं यूट्यूब पर एक स्पोकन का लेक्चर दिया था, उसमें बताया था कि कल्चरल चेंज के कारण भी चीजें बदल जाती। जैसे उसमें मैंने समझाया था कि घर का भेदी लंका ढाए, उसका बड़ा सुंदर अंग्रेजी भी बता रखा है। तो उसमें मैंने बताया कि घर का भेदी लंका ढाए, ये तो इंग्लैंड में था ही नहीं लंका। यूरोपियन कंट्री में लंका नहीं ना है जी, हमारे यहाँ लंका है। तो यह भी जुमला घर का भेदी लंका ढाई कब से प्रचलित हुआ? जब विभीषण रावण को छोड़कर आया था श्री राम जी के कैंप में, और उनके सहायता से राम जी विजय प्राप्त करे थे लंका पर। तो उस समय से कथा प्रचलन में आई, घर का भेदी लंका ढाए, यानी एन इनसाइडर कैन कॉज द मैक्सिमम कॉज। तो वहां इनसाइडर कहा गया है विभीषण को, यानी जो भेदी है। तो कल्चरल चेंज है जी, उसको सेंस के आधार पर निकाला होगा। अब जैसे रात को लेकर देखिए जो कंफ्यूजन होता है, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। रात में, तो रात में जनरली इसका अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं एट नाइट। क्या लिखते हैं? एट नाइट। अब कहीं कहीं यह इन द नाइट भी हो जाता है। इन द नाइट कम सुने होंगे, एट नाइट आप ज्यादा सुने होंगे। एट नाइट आप ज्यादा सुनते होंगे, इन द नाइट आप कम सुने होंगे, लेकिन दोनों होता है। अब कारण बता दे रहा। अब जैसे मान लो कि अंग्रेजों का कहना था कि 12 बजे, रात में 12 बजे के बाद दिन हो जाता है, सुने होंगे आप लोग। लेकिन यह मान्यता हम अपने यहाँ मानते हैं जी। अभी भी 90% लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि 12 बजे के बाद दिन हो जाएगा। अरे भाई, रात है, अंधेरा है, तो दिन कैसे हुआ? अब उनका एक ग्लोबल चीज उन्होंने निकाला है, चूंकि जब अंग्रेजों का शासन था, अपने कॉलोनियल सिस्टम था, कॉलोनियलिज्म था, तो ऑलमोस्ट विश्व के ऑलमोस्ट सारे पार्ट पर अंग्रेजों का शासन था। तो वे लोग मानते थे कि हमारे राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता है। उनका कहना सही भी था, क्योंकि कहीं अस्त हुआ तो कहीं उसी समय वो उग जाता है।
सही है ना? अभी हमारे यहाँ सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं सूर्य अभी उदय हुआ होगा। वो पृथ्वी को के रोटेट करने के कारण इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला कि 12 बजे का, रात का जो 12 बजे है उसका एक टाइम मान लिया और कहा कि इसके बाद दिन की शुरुआत हो गई। रेलवे टाइम टेबल भी शायद उसी से निर्धारित होता है, आप लोग सुने होंगे। तो अब हम लोग अपने यहाँ भारत में यह ज्यादा प्रचलित है एट नाइट, सॉरी भारत कहते हैं पूरे विश्व में एट नाइट ज्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम एट नाइट, रात में, यानी उसको यदि हम उस लिहाज से देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, तो रात की अवधि दिन की अवधि से छोटी हो गई, शॉर्ट हो गया। अब 12 बजे रात के बाद वो कह रहा है कि दिन हो गया, तो दिन हो गया तब 12 बजे के बाद सुबह होने तक भी दिन में ही काउंट होगा, और सुबह जब हुआ तब से लेकर शाम तक दिन में ही काउंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो दिन की अपेक्षा में उस नियम के हिसाब से दिन की अपेक्षा यह क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड हो गया, तो इसलिए एट नाइट ज्यादा प्रचलित है। लेकिन इन द नाइट भी होता है। अब इन द नाइट का मतलब कि हम 12 बजे वाले फॉर्मूले को छोड़ देंगे तब, अंडरस्टैंड, पूरे रात भर के दौरान की बात बतानी हो तब इन द नाइट लोग कहते हैं। कुछ कुछ और भी बातें हैं जिसको सीखना जरूरी होता है। तो यह टाइम को लेकर थोड़ी बहुत बात आपका क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट टाइम का बोध कराना है तो हम एट लगाएं, और लंबा टाइम है माने अवधि थोड़ी बड़ी हो गई तो किसका यूज कर दे, इनका प्रयोग करें। तो शाम में इन द इवनिंग, सुबह में इन द मॉर्निंग, और वही जैसे ही कहा भोर में एट डाउन, संध्या काल में एट डस्क, दोपहर में एट डाउन, आधी रात में, आधी रात का तो एकदम शॉर्ट पीरियड है ना जी, उसके एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, दिन वाला, ये सब सुने होंगे आप। अच्छा, अब कंफ्यूजन क्लियर भी हो गया होगा। अब देखो, अरे क्या हो गया, थोड़ा सा बुलाइए उसको, स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए ना। अब थोड़ा कुछ और चीजों को भी देखते हैं। अब देखो, यहाँ आ जाओ, दिन, तारीख, डेट, तारीख, डेट, सॉरी डे, डेट, एक और जोड़ लो, फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स क्या चीज, त्योहार, पर्व त्योहार के नामों के पहले ये भी तो टाइम है ना, दिन, तारीख, फेस्टिवल, टाइम है कि नहीं है? अरे टाइम ही ना है। तो अभी हम लोग इन एट इन ऑन को किस चीज के लिए समझ रहे हैं, टाइम के लिए समझ रहे हैं ना। तो के पहले ऑन का प्रयोग होगा, यहाँ एट या इन छोड़ दीजिए, ऑन का प्रयोग करें। या आप अपने से बहुत लोग सुने भी होंगे, समथिंग स्पेशल भी इसमें आएगा, नथिंग टू नॉट वरी अबाउट। अब जैसे मान लीजिए कि कहना हो सोमवार को, सीधा क्या कहो, ऑन मंडे। आपको कहना है 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त क्या है, डेट है, क्या बोलो, ऑन 15 अगस्त। अब आपको कहना है होली में, दीपावली में, ईद में, दशहरा में, वगैरह वगैरह। तो दशहरा में वाला भी समझा देता हूं। तो होली में यहाँ क्या कहो, ऑन
होली, ईद में ऑन ईद, दीपावली में ऑन दीपावली। अब दशहरा का जो पीरियड होता है, ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं हम लोग दशहरा, लेकिन इनफैक्ट वह फेस्टिवल होता है मोर देन वन डे का। अंडरस्टैंड? तो यदि सिर्फ दशहरा को एग्जैक्ट आप निकालोगे, मैं बार बार कहता हूं कि बुद्धि का प्रयोग करना बड़ा जरूरी होता है। अब जैसे दशहरा किस दिन आता है? 10वें दिन। तो एग्जैक्ट यदि दशहरा वाले दिन को आप निकाल रहे हो तो ऑन दशहरा कहिए। आज यदि जैसे मान लो कहना है कि बहुत सारे लोग दशहरा में उपवास रखते हैं, तो अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर दशहरा को लेकर मैं पर्व त्योहार वाला भी क्लियर कर देता हूं। मान लो मैंने कहा कि बहुत से लोग दशहरा में उपवास रखते हैं। यही स्थिति लागू होगा रमजान के लिए भी, जो दशहरा के लिए लागू होगा, इंप्लाई होगा, वही चीज इंप्लीमेंट किसके लिए होगा? रमजान वगैरह जो आता है उसके लिए भी, क्योंकि वो भी एक पीरियड में चलता है। तो अब यहाँ देखो, बहुत से लोग दशहरा में उपवास करते हैं। तो दशहरा में उपवास करते हैं का मतलब यहाँ जो क्लियर हो रहा है, यह हो रहा है कि एक दिन नहीं, दशहरा में उपवास रखते हैं, यानी पूरे जब तक दशहरा समाप्त नहीं होता है, फर्स्ट डे से लेकर 10th डे तक बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। Is that clear? तो अब यहां ऑन नहीं लगाएंगे, यहां हम क्या लगाएंगे? ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, यह अलग हो गया। तो जैसे यहां पर बनाना होगा मेनी पीपुल ऑब्जर्व ए फास्ट। इसको याद कर लेना जी, बड़ा अच्छा अंग्रेजी है। ऑब्जर्व ए फास्ट का अर्थ हो गया व्रत रखना, उपवास रखना। ऑब्जर्व ए फास्ट, यहां डैश दशहरा। तो यहां यदि हम ऑन या ड्यूरिंग या इन दे दे, ड्यूरिंग तक जा रहा है जी थोड़ा, तो यहां हमें क्या करना होगा? ड्यूरिंग चुनना होगा, क्योंकि वो के दौरान हो गया। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। और वहीं यदि हम लोग कहें कि बहुत से बच्चे दशहरा के दिन क्या कहते हैं, मेला घूमने जाते हैं, तब वहां पर क्या आ गया? मेला तो फर्स्ट डे से नहीं शुरू होता है। तो वहां हमने यदि कहा कि हम लोग दशहरा के दिन वाल्मीकि नगर घूमने जाते हैं, मान लो मैंने कहा कि हम लोग दशहरा के दिन वाल्मीकि नगर घूमने जाते हैं, तो वहां मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, यानी उसका जो मेन फेस्टिवल का जो डे है जिस पर वो बना है उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा है? डे हो, तारीख हो, फेस्टिवल हो, किसका प्रयोग करना है? ऑन का। अब देखिए, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं जी। यहां कहता है एक चीज है कि इवनिंग, एक और ले लीजिए, तथा मॉर्निंग के पहले भी। यहां हम लोग थोड़ा देर पहले क्या समझे थे कि इवनिंग या मॉर्निंग हो तो क्या प्रयोग करेंगे? इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। अब आ जाओ, एक स्पेशल कंडीशन है, चूंकि ऑन को मैंने रखा है उस ख्याल से, इवनिंग तथा मॉर्निंग के पहले भी ऑन का प्रयोग हो सकता है यदि उसके बाद कोई डे हो या कोई डेट हो। डे या डेट हो। इज दैट क्लियर? मॉर्निंग या इवनिंग के तुरंत बाद कोई डे या डेट आ गया, अंडरस्टैंड, तब किसका प्रयोग कर सकते हैं आप? ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करना है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि द PM will address
में संबोधित करना, द नेशन यानी प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे, डैश द इवनिंग ऑफ जुलाई 1 या 2 या 3। इसका मतलब प्रधानमंत्री 1 जुलाई के शाम को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो यहां देखो इवनिंग के बाद जुलाई 1 क्या हो गया, डेट आ गया, तो डेट आ गया तो यहां ऑन लगा दो। इज दैट क्लियर? अब जैसे है कि माई फादर विल रिटर्न डैश, ध्यान से सुन लेना, माई फादर विल रिटर्न डैश मॉर्निंग ऑफ संडे। तो संडे क्या हो गया, दिन हो गया। अब मॉर्निंग के बाद आ गया, तो मॉर्निंग के बाद जब दिन आ गया तब क्या कर दो, ऑन लगा दो। तो ध्यान में रखना कि इवनिंग अब मॉर्निंग के पहले भी ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन कब, प्रोवाइडेड कि उसके बाद डे या डेट हो। जैसे यहाँ डेट था, अब मान लो कि कोई डे जैसे संडे मंडे कुछ आ गया तब भी हम लगा सकते हैं। और डे और डेट नहीं है तब एक ही ऑप्शन है, क्या चीज, इन। इसको ध्यान में रखना होगा। अब कुछ और चीज देखते हैं। अरे बीच में आप लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि लिख लो। अब देखो एक बड़ा सुंदर चीज आ रहा है, इसको सीखो, आनंद प्राप्त करो। देखो जिन चीजों को आसान बनाना पड़ता है और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वैसे भी प्रीपोजिशन ये बड़ा टेढ़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारी चीज है जिसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन ढंग से यदि बात को सुना जाए रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे देखो यहाँ मैंने एक चीज कहा कि अब देखो ऑन आ रहा है कुछ शब्द के साथ, और उसका मीनिंग कैसे बदल दे रहा है। जैसे कॉल के साथ जब आ गया ऑन, तो इसका अर्थ हो गया डिमांड करना। क्या करना, डिमांड करना, अपनी रिक्वायरमेंट को बताना। कॉल के साथ जब आ गया इन, थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉल के साथ जब इन आ गया तो विजिट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कहीं विजिट करना, कुछ समय के लिए कहीं जाना। हिंदी में लिख दे रहा हूं, कुछ समय के लिए कहीं जाना और जाकर किसी से मिलना भी। इज दैट क्लियर? किसका हो गया, कॉल इन का। और भी होता है कॉल ऑफ, OFF भी होता है। इन चीजों को ध्यान रखिए। जैसे 42 नंबर क्वेश्चन एक कॉमन एरर मैं अभी बनवाने जा रहा हूं आप लोगों से, रुको, उस कॉमन एरर को भी निकाल ही लेने दो, तो थोड़ा और सीखोगे। 42 नंबर क्वेश्चन, हाँ, अच्छा देखो, अरे हो सॉरी यहाँ कॉल इन मैंने अधिकार पूर्वक बुलाना होता है, अधिकार पूर्वक बुलाना। कॉल फॉर मीन्स होता है डिमांड करना या रिक्वायरमेंट बताना। और वही कॉल के बाद जब हम OFF ऑफ लगा देते हैं
तब देख लो, अभी इसका बहुत सारा प्रयोग आप लोग सुने होंगे, समझते नहीं होंगे, अब समझिएगा। कॉल के साथ जब ओ डबल एफ ऑफ लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा रद्द करना। क्या करना है बेटा? रद्द करना। जैसे अब आपको कहना है कि भारी बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया, तब क्या कहिएगा? द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। देखते होंगे टेलीविजन के नीचे लिखा रहता है, या तो लिखेगा द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, या सीधे मैच कॉल्ड ऑफ, या एबेंडन्ड लिखता है। तो एबेंडन का भी अर्थ होता है रद्द करना, कॉल ऑफ का भी अर्थ होता है किसी कार्यक्रम को जो होने वाला था किसी कारणवश उसको रद्द कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? कॉल ऑफ का। तो मान लीजिए द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हेवी रेन, यानी हेवी रेन के कारण, भारी वर्षा के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। तो किसी कार्यक्रम को जो होने वाला है, that is to happen, if it is abandoned you can call it कॉल ऑफ। अब किसी को कोई चीज डिमांड करना है आपको, तो कॉल के साथ फॉर लगा देते हो। अब किसी को अधिकार पूर्वक बुलाना है तो कॉल के साथ क्या करते हैं? इन लगा देते हो। अच्छा, डिमांड करना, डिमांड करना तो यहाँ आ गया, आई तो चेंज हो जाएगा ना, सॉरी। इसमें दो प्रीपोजिशन आ जाता है, कॉल ऑन या अपॉन। अपॉन दोनों हो सकता है। इसका अर्थ हो जाता है कम समय के लिए कहीं जाना या किसी से मिलना। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि कल मैं डॉक्टर से मिला, तो मिलना का अंग्रेजी क्या होता है? मीट। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे। ऐसे भी कह सकता हूं कि आई कॉल्ड अपॉन ए डॉक्टर यस्टरडे। तो अब देखो मैं इस चीज को क्यों लिखा, क्योंकि कॉल का अर्थ क्या होता है? बोलो। कॉल का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बुलाना, लेकिन प्रीपोजिशन बहुत सारे शब्दों के साथ प्रीपोजिशन भिन्न भिन्न तरह कर आकर उसका ओरिजिनल अर्थ सीधे चेंज कर देते हैं और वहीं से फ्रेज का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? तो जिसको बहुत बार आप लोग फ्रेजल वर्ब के रूप में सुने होंगे, सुनते हो। तो अब देखो कॉल का ओरिजिनल अर्थ है बेटा बुलाना, लेकिन यहाँ कॉल के साथ भिन्न भिन्न तरह के प्रीपोजिशन लग रहे हैं और बुलाना का अर्थ गायब हो गया है ना, स्पेशल अर्थ में चला गया। तो ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको समझना पड़ता है। अब जरा सा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कॉमन एरर है, इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 42 यहां से, द लीडर्स ऑफ, ध्यान देना, द लीडर्स ऑफ ऑब्लिक ए बना दिया है, यानी इसको पार्ट ए कर दिया है। उसके बाद द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ऑब्लिक बी, called for the directors, called for the directors for negotiation, for negotiation। अब यहाँ थोड़ा समझना होगा, फुल स्टॉप ऑब्लिक डी और उसके बाद हो जा रहा है नो एरर। अब थोड़ा सा यहाँ एक वर्ड को जान लो, निगोशिएशन। निगोशिएशन का अर्थ होता है बेटा मिलजुल कर तय करना, मिलजुल कर तय करना।
यह बात मैं अलग क्यों लिख के समझा रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो बड़ी काम का चीज है। एक वर्ड है, यह जो निगोशिएशन है, दिस इज ए मैटर ऑफ, दिस इज द वर्ड ऑफ एन ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर यू पीपुल फॉर फर्दर स्टडी। जब भी when I was searching for a job इधर एंड दिधर, जब मैं नौकरी खोज रहा था, बहुत पहले की बात है, यहाँ वहां घूम के, तो अपने पास अपना रिज्यूमे रखता था, जिसको बायोडाटा वगैरह भी कहते हैं, तो आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। तो जब भी बायोडाटा अपना, जैसे बीटेक करते हैं आप या कुछ करते हैं और किसी संस्था में या किसी कंपनी में किसी फॉर्म में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, तो वहां सबसे पहले आपके रिज्यूमे का डिमांड होता है कि आप अपना बायोडाटा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करिए, आप उसको दीजिए, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेगा। तो उसमें एक जैसे नाम है, नाम के नीचे फादर्स नेम है, एड्रेस है आपका, उसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, और बहुत सारे चीज आप लिख कर देते हैं। उसी में एक कॉलम रहता है आपका सैलरी का, सैलरी यानी तनख्वाह, वेतन आप कितना लेंगे, आप कितना उम्मीद करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बता देता हूं, जो मैंने किया था अपने लाइफ में, वो आपको समझा दे रहा हूं। जब भी सैलरी के सामने आपको कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, तो सैलरी के सामने हम लोग क्या करते थे, निगोशिएशन लिख देते थे, निगोशिएबल लिख देते थे। नहीं दिख रहा था? अच्छा चलिए, यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? निगोशिएशन बने मिलजुल कर तय करना, दिख रहा है जी? मेंटेन साइलेंस। तो हम लोग सैलरी के सैलरी, जैसे यहाँ आप जब अपना रिज्यूमे लिखेंगे तो सैलरी लिखना पड़ता है कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सैलरी के सामने यहाँ आपको कुछ लिखना पड़ता है। तो ध्यान में रखना कि जब मैंने उस तरह से नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, तो सैलरी के सामने लिख देना निगोशिएबल, निगोशिएशन नहीं, निगोशिएबल, यानी मिलजुल कर, मैंने बैठेंगे तो मिलजुल कर उसको तय कर लिया जाएगा कि कितना सैलरी होना चाहिए। पहले ही से यदि आप लिख दीजिएगा कि 15,000 सैलरी में, आपका इंटरव्यू यदि उसको यदि 25,000 आपको देने की इच्छा है, तो देखेगा ना कि आप हो गया डन, 10,000 का घाटा हो गया। या यदि मान लीजिए कि आपने 25,000 सैलरी लिख दिया है, इंटरव्यू में लगा उसको कि नहीं, इसको यह 25,000 लायक नहीं है, इनको 20,000 दिया जा सकता है। तो यदि आपने 25,000 लिख के छोड़ दिया है, तो देखेगा कि तो 25,000 से लिखा है, उससे कम में तैयार ही नहीं होगा, आपको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अंडरस्टैंड? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, उसको याद रखना। जब भी जॉब वगैरह के लिए कहीं अप्लाई करना, तो वहां पर सैलरी के सामने क्या लिख देना, निगोशिएबल लिख देना। खैर, ये तो अलग चीज था। अब हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, ये तो एक्स्ट्रा चीज मैंने बताया आप लोगों को। अब है द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, स्ट्राइक में हड़ताल होता है, यानी हड़ताल पर जो वर्कर लोग थे, उनके जो नेता थे, कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर निगोशिएशन। अब देखिए यहां हमको समझना है, कॉल्ड फॉर द, इसमें सी कहां गया, सी यहां था, सॉरी यहां सी था, यह पार्ट हो गया डी। कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर निगोशिएशन, यानी वे जो नेता थे, हड़ताल करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके नेता डायरेक्टर्स, यानी किसी फर्म का, कंपनी के जो निदेशक गण थे, उनसे निगोशिएशन के लिए डिमांड नहीं किए होंगे। वो क्या किए होंगे, मिले होंगे, क्योंकि निगोशिएशन करना है। डिमांड करेंगे तो फिर निगोशिएशन नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आपने सैलरी के सामने लिख दिया 25,000, यानी आपका वो डिमांड हो गया।
इज दैट क्लियर? अब उससे कम पर उसको लेना है तो आपको नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो निगोशिएशन का मतलब कि हम मिलेंगे, अब मिल बैठकर उसको तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ ऑलरेडी निगोशिएशन दिया है, तो जब निगोशिएशन दिया है तो इसका मतलब कि ये लीडर्स, नेतागण जाकर डायरेक्टर से मिले होंगे निगोशिएशन के लिए कि भाई मिलजुल कर ये जो डिस्प्यूट है जिसके कारण वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, हड़ताल पर हैं, इसको खत्म किया जाए। निगोशिएशन के हुए डिमांड नहीं किए होंगे, वो मिले होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? कॉल्ड ऑन द डायरेक्टर्स या कॉल फॉर द डायरेक्टर्स, सेम चीज तो लिखा ही थे ना। हाँ ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, गलती कहाँ है? यहाँ है, यानी किस पार्ट में है? सी में। डेट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छोटी छोटी बारीकियों को समझना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि यह निगोशिएशन वर्ड यहां नहीं रहता तब यह सही था। अंडरस्टैंड? तब क्या अर्थ हो जाता है कि जो लीडर्स थे स्ट्राइकिंग वर्कर्स के, उन्होंने डायरेक्टर से कुछ डिमांड किया। क्योंकि कॉल फॉर मींस यहां मैंने लिखा है डिमांड करना। इज दैट क्लियर? आज जब मिलजुल कर बातों को तय किया जाएगा तो वहां डिमांड शब्द नहीं आएगा। क्योंकि तो मिलजुल कर कुछ हम कहेंगे कुछ आप कहेंगे तब तय होगा कि क्या किया जाए, डिस्प्यूट को कैसे हल किया जाए। तो इसीलिए इसी बहाने यह निगोशिएशन वर्ड यहाँ लगा है, इसलिए कॉल फॉर नहीं, कॉल्ड फॉर नहीं होगा, कॉल्ड ऑन होगा या कॉल्ड अपॉन होगा। इस बहाने एक निगोशिएशन का बड़ा यूज और निगोशिएबल का बड़ा सुंदर यूज भी जान गए। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आप लोगों को आर्टिकल में खास करके नो यूज ऑफ आर्टिकल जहां पढ़ाया था वहां जाकर देख लीजिएगा। जो लास्ट पॉइंट था उसमें जो मैंने लिखवाया था कि नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसमें ऑन वाला एक सीरीज था जिसमें मोर देन 10 वर्ड्स होंगे, जैसे ऑन लीव छुट्टी पर, ऑन स्ट्राइक हड़ताल पर, ऑन सेल मतलब सस्ते दर पर बिक्री के लिए उपलब्ध, ऑन फुट मींस पैदल, ये सारा लिखवाया गया था, उसको देख लीजिएगा। अब उसको यहाँ रिपीट करने से क्लास लेंथी हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ आते हैं, बड़ा कमाल का चीज है, इसको कल परसों भी शायद समझाया था, फिर से समझा देना क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। प्लेस को लेकर देखते हैं जी। छोटा प्लेस है तो एट लेगा, अब बड़ा प्लेस है तब क्या लेगा? इन लेगा। एक और मैंने बात बताया था कि कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो प्लेस आ जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो वहां भी जो छोटा है एट लेगा, जो बड़ा है क्या लेगा? इन लेगा। इस चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि यहीं पर देख लेते हैं, जैसे रामधनी तो एकदम हाईलाइटेड हो गया यार, रामधनी के कौन कमी, रामधनी लिव्स डैश, इस बार मैंने कह दिया मुंबई, बॉम्बे भी लोग कहते थे, तो मुंबई तो यार बड़ा प्लेस है ना, बहुत बड़ा है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है भारत का। तो क्या यूज करोगे? इनका यूज करोगे। अब मान लो कि इसी को मैंने लिख दिया कि रामधनी लिव्स डैश मुंबई, फिर डैश दे दिया, यहां लिख दिया महाराष्ट्र। तो अब देखो दो प्लेस हो गए, एक मुंबई है और एक क्या है? महाराष्ट्र है। मुंबई अकेला था, बड़ा प्लेस था, इन लिया, लेकिन अब मुंबई के साथ क्या आ गया? महाराष्ट्र आ गया है। तो ध्यान दीजिए, अब महाराष्ट्र बड़ा हो गया, अब महाराष्ट्र के अंदर मुंबई हो गया, तो पूरे महाराष्ट्र की अपेक्षा मुंबई क्या हो गया? छोटा हो गया। अब महाराष्ट्र अब बड़ा हो गया, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? इन, और यहाँ क्या हो जाएगा? एट।
ऐसे ध्यान में रखिएगा। इज दैट क्लियर? जैसे आई लिव एट मोतिहारी मान लो मैंने कहा, अंडरस्टैंड, या आई लिव एट मोतिहारी कहा, मैं मोतिहारी में रहता हूं, या कोई किसी छोटे शहर का नाम ले लीजिए कोई भी। तो अब उसको यदि हम ऐसे कहें कि आई लिव डैश बेलवनवा डैश मोतिहारी, तब क्या हो जाएगा? अब बेलवनवा मोतिहारी का एक मोहल्ला हो गया, अब मोतिहारी पूरा मोतिहारी हो गया, तो अब मोतिहारी बड़ा हो गया, अब बेलवनवा छोटा हो गया। तब क्या, पहले आई लिव एट मोतिहारी कहा था, लेकिन आई लिव डैश बेलवनवा फिर डैश मोतिहारी है, तब क्या कहना होगा? आई लिव एट बेलवनवा इन मोतिहारी। ये देख लीजिएगा यदि दो प्लेस आते हैं तो। ये तो चीज ठीक था। अब थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं जी। ये खास करके मैं इसलिए बता रहा हूं, एक स्टूडेंट थे जो मेरे, वो बार बार बता रहे थे कि लड़का नहीं समझ रहा था। आप लोग समझ जाइए, यहाँ देखो जी, डैश है या डैश नहीं। मैं सेंटेंस एट द थिएटर, एक और है इन द थिएटर। खूब ध्यान दीजिएगा, क्या है? एट द थिएटर, इन द थिएटर। अब आपसे यदि पूछा जाए कि दोनों में कौन सही है, तो आप किसी एक को ही सही बताओगे, क्योंकि यदि आपने उस ढंग से स्टडी नहीं करा है, डीप स्टडी नहीं करा है, तो किसी एक को कहोगे, उसमें भी कंफ्यूज हो गई, क्या यार, क्या खाऊं, क्या पीओ, क्या ले परदेश जाऊं, एट द थिएटर को सही बोले कि इन द थिएटर को सही बोले। यही मेरे एक बार में एक स्टूडेंट है, उन्होंने फोन करके मुझसे कहा था कि थोड़ा समझा दीजिएगा। हम अच्छा, इसी बहाने सब कोई समझ लेगा। ये दोनों सही है जी, उस सेंटेंस के नेचर के हिसाब से देखना होगा, सेंटेंस के नेचर को देखना होगा। अब देखो जरा से, ये मान लेते हैं बेटा कि यह थिएटर है, ठीक है ना, या इसका गेट होगा, ये गेट मान लो। थिएटर का ये कैंपस है, यहां आपका थिएटर होगा, अंडरस्टैंड? जिस थिएटर में जो सिनेमा हॉल को थिएटर कहते हैं यार, जहां जाकर सिनेमा वगैरह देखते हो, फिल्म देखते हो, तो यहाँ थिएटर आपका होगा, जिसमें आप फिर यहाँ एक गेट होगा, आप अंदर जाते होंगे, चेयर पर बैठते होंगे, यहाँ पर्दा लगा होगा, आप पर्दे पर फिल्म को देखते होंगे, अंडरस्टैंड? तो अब किसी ने कहा कि आई शैल वेट यू एट द थिएटर, आई शैल वेट फॉर यू एट द थिएटर, सही कहा है, मैं थिएटर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो जनरली आपका कोई, आप मान लो कि फिल्म देखने जाते हो, ध्यान से सुनना जी, फिल्म देखने जाते हो, आपका कोई मित्र पीछे छूट गया है, तो आप क्या कहते हो? अच्छा जल्दी आ जाना जी, मैं थिएटर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो बोलिए कि आप उसका इंतजार कहाँ करते हैं? यहाँ अंदर जाकर करते हैं कि इधर कहीं किसी कैंपस में या गेट पर करते हैं? अंदर जाकर आप नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर तो अंधेरा रहेगा ना जी, आप बैठ जाओगे वहां, वो दिखेगा नहीं। दोस्त जब आ जाए तो साथ में आप लोग जाकर फिल्म देखो। तो आई शैल वेट फॉर यू एट द थिएटर का मतलब कि मैं थिएटर में आपका इंतजार करूंगा, लेकिन यहाँ अंदर नहीं, यहाँ हो सकता हूँ, यहाँ हो सकता हूँ, यहाँ हो सकता हूँ, यहाँ 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 कहीं भी, यानी अंदर की बात है। इज दैट क्लियर? अब वही कहा जाए कि उस समय हम लोग थिएटर में बैठे थे और सिनेमा देख रहे थे, तब आप कहां थे? बोलिए, आप इन सारे एरिया में थे कि यहां थे? कहां थे आप? अंदर थे ना?